So we will start with a quick revision of heat engine. You just need to know few important points of heat engine. It is a device which converts heat into mechanical work, number one. Number two, heat engine takes the system through some stages and performs a cyclic process. Important thing is this word, cyclic process is really important. क्यों? क्योंकि अभी आगे समझेगा आज why it is important. Then ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसमें सिस्टम यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है which absorbs heat. It absorbs heat from the source. It performs, मतलब it converts part of the heat into work and rejects the remaining part into sink to the sink. तो हमने देखा था हीट एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन, सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन. उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस मतलब सिस्टम. सिस्टम यहाँ पे आइडियल गैस होगा अगर आइडियल गैस इंजन है तो. सिस्टम यहाँ पे स्टीम होगा अगर स्टीम इंजन है तो. सिस्टम विल बी फ्यूल वेपर प्लस एयर इफ द इंजन इज गैसोलीन और डीजल इंजन, राइट. तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम को यहाँ पे नाम चेंज करके हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस. क्यों? क्योंकि ये सिस्टम वर्क करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वर्किंग सब्सटेंस. So remember, system here is called as working substance. It can be ideal gas for ideal gas engine. It can be steam for steam engine. It can be fuel vapor plus air for gasoline or diesel engine. And it is the working substance. It is the working substance that absorbs heat and does work. उसके बाद हमने देखा था hot and cold reservoirs. तो working substance interacts with hot and cold reservoirs. दोनों रिजर्वायर से कौन इंटरैक्ट करता है? वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस बेसिकली एब्जॉर्ब्स हीट. कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? हॉट रिजर्वायर से, राइट. तो हॉट रिजर्वायर इज अ सोर्स ऑफ हीट व्हिच इज एट अ कांस्टेंट हायर टेम्परेचर. वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स. कोल्ड रिजर्वायर इज अ सिंक ऑफ हीट व्हिच इज एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर. एंड जो हीट का कन्वर्जन वर्क में नहीं हुआ वो रिजेक्ट किसको होगा? सिंक को. तो वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट्स हीट टू द सिंक. तो वर्किंग सब्सटेंस इज absorbing heat from source and rejecting to the sink. That is why we say that working substance interacts with these two reservoirs. यहाँ तक क्लियर? करेक्ट. देन तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था सिलेंडर. क्योंकि हम जो भी वर्किंग सब्सटेंस यूज करेंगे चाहे वो स्टीम हो और फ्यूल वेपर प्लस एयर हो या फिर आइडियल गैस हो, उसको आपको एक कंटेनर में रखना है. यू आर सपोज टू एनक्लोज दिस, क्योंकि आप इसको एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं ला सकते हो. तो वर्किंग सब्सटेंस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर व्हिच इज फिटेड विथ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन. वर्किंग सब्सटेंस विल डू वर्क ऑन द पिस्टन. वर्किंग कैसे होता है? बाय प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट. वर्किंग सब्सटेंस मतलब गैस. गैस क्या करेगा? पिस्टन को डिस्प्लेस करेगा, राइट. और ये जो पिस्टन इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट. Shaft is connected to rotating disc of the wheel, and because of the motion of shaft, the rotating disc will rotate and hence the wheel will rotate. उसके बाद हमने देखा था टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन. एक्सटर्नल कंबशन इंजन में वर्किंग सब्सटेंस इज एक्सटर्नली हीटेड. फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन. तो स्टीम इंजन में व्हाट वी डू इज हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद इंजन में सप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हीटिंग कहाँ हुआ? इंजन के बाहर. तो इसको क्या बोलते हो? एक्सटर्नल कंबशन इंजन, राइट. तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन इसमें वर्किंग सब्सटेंस इज एक्सटर्नली हीटेड, करेक्ट. और इंटरनल कंबशन इंजन में वर्किंग सब्सटेंस इज इंटरनली हीटेड. Example is steam engine and example is gasoline and diesel engine. Now we can go ahead with some steps. I think we have discussed these steps also in the last session, but we will do it again. So in total 3 स्टेप एक हीट इंजन परफॉर्म करेगा. और ये अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इफ यू नो दिस, अगर आपको ये पता है तो आपको अगला टॉपिक पीवी डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा. तो स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? Working substance absorbs heat from the source, right. So working substance
working substance absorbs heat from the source. ये step number 1 है. Number 2, part of the heat absorbed is converted to work, mechanical work. So part of the heat absorbed by the working substance is converted to heat. Is converted to heat, right? Work is converted to mechanical work या only work या फिर useful work. इसको यूजफुल वर्क क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितना भी हीट आपने एब्जॉर्ब किया, आपने मतलब सिस्टम में एब्जॉर्ब किया, उसमें से एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ और उस वर्क का हमने यूज किया टू रन द व्हीकल चलाने के लिए वर्क का यूज हुआ, इसको क्या बोलते हैं? यूजफुल वर्क. तो वेस्ट कौन है? जो हीट कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट इज वेस्ट. वो कहाँ जाएगा? सिंक हो जाएगा. तो स्टेप नंबर 3, द रिमेनिंग हीट इज रिजेक्टेड. अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, यू कैनॉट से द रिमेनिंग हीट इज ट्रांसफर्ड. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने यहाँ पे इंटेंशनली रिजेक्ट किया है. तो द रिमेनिंग हीट इज रिजेक्टेड. हमने इंटेंशनली रिजेक्ट क्यों किया था? क्योंकि ये प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस कंडीशन क्या था? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम. तो अगर 100 जूल हीट एब्जॉर्ब हुआ, 80 जूल वर्क में कन्वर्ट हुआ, तो 20 जूल रह गया. अगर 20 जूल सिस्टम के पास है तो सिस्टम का टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा पे होगा. वैसा चलेगा नहीं. यू आर सपोज टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट. तो 100 जूल अगर एब्जॉर्ब किया था, 80 वर्क हुआ, तो बचा हुआ 20 टेम्परेचर बढ़ा देगा. तो वो नहीं बढ़ाना है, तो क्या करना है? उसको रिजेक्ट करना है. So that is why the word rejected is important. It is not transferred. It is rejected by some mechanism. So remaining heat is rejected. किसको? To the sink. The remaining heat is rejected to the sink. तो तीनों steps समझ में आए. Step number 1, working substance absorbs heat from the source, which is at higher temperature. Part of the heat is converted to mechanical work or useful work, and the remaining part is rejected to the sink, which is at lower temperature. जो हमारे पास हॉट रिजर्वायर है, उसका टेम्परेचर हम डिनोट करते हैं TH से. जो कोल्ड रिजर्वायर है, डिनोट करते हैं TC से. जो हीट एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ से हुआ? हॉट रिजर्वायर से, उसको डिनोट करते हो QH से. और जो हीट रिजेक्ट हुआ, किसको रिजेक्ट हुआ? कोल्ड रिजर्वायर को, उसको डिनोट करते हो QC से. तो ये 3 स्टेप्स यू कैन शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और इस डायग्राम को नाम है एनर्जी फ्लो डायग्राम. क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी फ्लो डायग्राम. तो हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर है, देन वी हैव अ कोल्ड रिजर्वायर आल्सो. तो वी हैव अ कोल्ड रिजर्वायर. ये आ गया कोल्ड रिजर्वायर. रिमेंबर, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर था TH. कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है TC. देन यू हैव टू शो पाइपलाइंस हियर. जैसे हमारे घर में वाटर पाइपलाइन होता है, वैसे यहाँ पे पाइपलाइन जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? हीट पाइपलाइन. क्योंकि घर में जो पाइपलाइन होता है उसमें से क्या फ्लो होता है? वाटर. तो क्या बोलते हैं उसको? वाटर पाइपलाइन. ये जो पाइपलाइंस है, इसमें से क्या फ्लो होगा? हीट. तो क्या बोलोगे? हीट पाइपलाइन. तो ये हीट पाइपलाइन है. तो हीट पाइपलाइन अच्छे से समझ लेना. सबसे पहले हीट इज एब्जॉर्ब कहाँ से? हॉट रिजर्वायर से. कितना हीट एब्जॉर्ब किया? QH. Part of this absorbed heat is converted to work,
जो बच गया वो कहाँ गया, सिंक में। सिंक मतलब कोल्ड रिजर्वायर, तो क्यूसी। इसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम, बिकॉज दिस टेल्स यू हाउ एनर्जी इज फ्लोइंग। एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, हॉट रिजर्वायर से। लुक एट द एरो हेड। ये डायग्राम समझेगा तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। अगला टॉपिक मतलब एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेशन, क्योंकि उसमें एरो हेड उल्टे हो जाएंगे। यू विल सी एरोज विल बी अपोजिट इन दैट केस। तो यहाँ पे QH डाउनवर्ड मतलब हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। वर्क डन आउटवर्ड मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, करेक्ट, राइट। एंड QC इज डाउनवर्ड मतलब हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। सिंक मतलब कोल्ड रिजर्वायर। तो ये डायग्राम कौन सा है, ये है एनर्जी फ्लो डायग्राम। इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम। यहां तक क्लियर, इज दिस क्लियर, पक्का पक्का, श्योर। तो तीन के तीनों स्टेप्स दिखते हैं यहाँ पे। हीट एब्जॉर्प्शन, यस। वर्क डन, यस। हीट रिजेक्शन, यस, करेक्ट। तो यू कैन से द वर्किंग ऑफ a heat engine can be represented with the help of energy flow diagram. The working of a heat engine, the working of a heat engine can be represented by energy flow diagram. और अगर आपको इस डायग्राम पे इंजन कौन सा है ये दिखाना है, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इफ यू वांट टू शो विच इज इंजन हियर, तो एक सर्कल ड्रॉ कर देना यहाँ पे। ये सर्कल में तीनों ही पार्ट्स आ गए, हीट एब्जॉर्प्शन, वर्क डन एंड हीट रिजेक्शन। तो हीट इंजन क्या करता है, यही तो करता है, क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, वर्क करता है और हीट रिजेक्ट करता है। तो जो सर्कल है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट हीट इंजन। यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास जो जो पैरामीटर हमने यहाँ पे शो किए, QH, QC एंड W, तो इसको पहले हम डिफाइन कर देंगे। लेट QH, व्हाट इज QH, अमाउंट ऑफ हीट, एब्जॉर्ब्ड। कहाँ से एब्जॉर्ब किया, फ्रॉम सोर्स, मतलब हॉट रिजर्वायर, करेक्ट। QC, व्हाट इज QC, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। किसको रिजेक्ट किया, सिंक, मतलब कोल्ड रिजर्वायर। अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। W, what is W, work done, यहाँ तक क्लियर, इज इज क्लियर, राइट। तो अब ये जो पाइपलाइंस है इसको क्या बोलते हैं, हीट पाइपलाइंस। ओके, द पाइपलाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड एज हीट पाइपलाइन। तो तीन पाइपलाइन है, तीनों को हीट पाइपलाइन ही बोलेंगे। ऑल दिस थ्री आर कॉल्ड एज heat pipelines. So the pipelines representing amount of heat absorbed, amount of heat rejected and work done are known as heat pipelines. So the pipelines representing amount of heat absorbed, amount of heat rejected, and work done are known as heat pipelines. क्लियर। अब एक डायग्राम में से यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कंप्लीट वर्किंग ऑफ इंजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया, आई जस्ट टोल्ड यू कि पूरा का पूरा हीट तो वर्क में कन्वर्ट होगा नहीं,
हो सकता है 80% वर्क में कन्वर्ट हो सकता है 70% वर्क में कन्वर्ट हो। तो ये जो पाइपलाइन का विड्थ है, width of pipeline is directly proportional to, for example, width of pipeline indicated by QH, ये जो pipeline का width है, it is directly proportional to amount of heat absorbed from the source. The width of pipeline indicated by QC is directly proportional to the magnitude, यहाँ पे extra word ऐड कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, magnitude, यहाँ पे बोला था कि magnitude नहीं, क्यों नहीं बोला था? बाय कन्वेंशन हीट एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और QC इज हीट रिजेक्टेड मतलब हीट इज गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, वो नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव? नेगेटिव आता है ना। कभी सुना है क्या विड्थ इज -5? सुना है? मेरा हाइट -5 फीट है, सुना है? जमीन के अंदर 5 फीट, ऐसा होता है क्या? तो विड्थ कैन नेवर बी इंडिकेटेड विद अ नेगेटिव नंबर। तो दैट इज वाई लिखते वक्त एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू से। पहले पॉइंट में मैंने क्या बोला, मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा बेटर वे। तो मैंने ये बोला यहाँ पे द width ऑफ द पाइपलाइन इंडिकेटेड बाय, मतलब उस पाइपलाइन का नाम क्या था, क्या नाम था? QH। द width ऑफ द पाइपलाइन इंडिकेटेड बाय QH is directly proportional to heat absorbed. Of course heat absorbed from the source ही है, तो मैं लिखने नहीं वाला, वो पता है। Similarly the width of pipeline indicated by क्या नाम था उसको? QC, indicated by QC is directly proportional to magnitude of heat rejected। मैग्नीट्यूड लिखने का यहाँ पे इंटेंशन ये था क्योंकि हीट रिजेक्टेड विल बी नेगेटिव, क्योंकि हीट इज गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम मतलब हीट इज नेगेटिव, और विड्थ नेगेटिव होता नहीं है, विड्थ इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट इज वाई लिखते वक्त ये वर्ड हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मैग्नीट्यूड। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो डजंट मैटर रियली, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, और मैग्नीट्यूड लिखा मतलब QC नेगेटिव आएगा, मतलब इस एनर्जी डायग्राम से जो भी फॉर्मूला बनेगा उसमें QC क्या आना चाहिए? नेगेटिव, एंड यू विल सी कि नेगेटिव आता है। यहाँ तक क्लियर? तो अब जस्ट टू टेल यू what you can understand from just one diagram, suppose अगर आपके पास ऐसा केस है, लुक, पूरा का पूरा हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क, आइडियल गैस इंजन, जितना हीट एब्जॉर्ब किया पूरा का पूरा वर्क हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन डायग्रामेटिकली ऐसा आया तो समझ लेना ये आइडियल इंजन है, इफिशियंसी 1 आएगा। इफिशियंसी क्या है हम डिफाइन करेंगे अब। अगर ऐसा आया, आपके गाड़ी का इंजन ब्लॉक हो गया, पिस्टन ब्लॉक हो गया, जितना भी हीट जनरेट हुआ पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया, देयर इज नो वर्क डन, योर व्हीकल इज नॉट मूविंग एट ऑल। तो दिस इज व्हाट इट मींस। अगर मैंने प्रोपोर्शनेट दिखाया, सपोज ये मैंने इसका विड्थ कम दिखाया है, तो मे बी 10% इज रिजेक्टेड एंड 90% इज कन्वर्टेड टू वर्क, तो ऐसा भी हो सकता है, तो यू नीड टू नो दिस। तो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो अगला पॉइंट, the width of pipeline indicated by W is directly proportional to the amount of work done. So the width of pipeline indicated by W is directly proportional to
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या तो लिख दो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल वर्क, या फिर लिख दो यूजफुल वर्क। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल वर्क और यूजफुल वर्क और सिंपली वर्क डन, या फिर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट विच इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का 100%। अब वो जो एनर्जी फ्लो डायग्राम था उससे आपको एक चीज समझ में आएगी, इफ यू लुक एट दैट डायग्राम केयरफुली। जो भी हीट एब्जॉर्ब हुआ, वट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, QH, ए दो काम कर रहा है, ये इसका पार्ट वर्क में यूज हुआ, बाकी हो गया रिजेक्ट, राइट? तो therefore you can see work equal to QH minus QC। आ गया QC नेगेटिव, आना चाहिए था नेगेटिव, बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। अब नोट्स में लिखते वक्त पहले मैंने ऐसा लिखा है मॉड, लेकिन मॉड्यूलस रहते हो मतलब सबके सब पॉजिटिव, फिर मॉड हटाते हो क्योंकि आप मॉड का हटाओगे जब कन्वेंशन यूज करोगे। कन्वेंशनली हीट एब्जॉर्ब्ड इज पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्टेड इज नेगेटिव। तो यहाँ तक क्लियर है? और इज देयर एनी डाउट? यस नो यस? तो लुक एट द एरोस, मैंने इसलिए पहले बता दिया कि एरोस आर रियली इंपॉर्टेंट हियर। QH हीट एब्जॉर्ब आउट, डाउनवर्ड एरो, ये आउटवर्ड एरो, ये भी आउटवर्ड एरो, तो QH इक्वल टू W प्लस QC। तो फ्रॉम एनर्जी फ्लो डायग्राम you have this equation. So from energy flow diagram, what you have is QH equal to W plus QC, so W equal to Q minus QC, QH minus QC, equation number 1। अब हमको डिफाइन करना है what is efficiency of a heat engine। और याद रखना ये सारा का सारा हम जनरल हीट इंजन के लिए डिराइव कर रहे हैं। इसमें हीट इंजन के अलग अलग टाइप्स भी आएंगे, यू विल सी लेटर। कार्नोट इंजन। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी को आप तीन अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ वर्क डन, लेकिन वर्क हमने आउटपुट में लिया है। ये क्या है? वर्क आउटपुट है। वर्क क्या है? आउटपुट है। तो डिफाइन करते वक्त इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वर्क टू दैट ऑफ इनपुट। इनपुट कौन था? QH, मतलब कौन है? हीट है। तो efficiency is defined as the ratio of output in the form of work to that of input in the form of heat. It is defined as, it is defined as the ratio of, as the ratio of, किसका रेशो है? वर्क, लेकिन वर्क क्या है? आउटपुट। इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट in the form of work, in the form of work to that of, to that of, to that of input in the form of, in the form of heat। Therefore efficiency equal to W upon QH, equation number 2। ये पहला डेफिनेशन है। एज आई टोल्ड यू, यू कैन डिफाइन इट इन थ्री डिफरेंट वेज। और एक तरीका भी है, तीन है। आई विल टेल यू वन मोर। ये जो हीट एनर्जी था इसका कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, दैट इज एफिशिएंसी। सो इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, it can also be defined as the fraction, defined as the fraction, as the fraction of heat, the fraction of heat that is converted into work, that is converted into work। तो यहाँ तक क्लियर? यस। व्हाट इज एफिशिएंसी? वर्क आउटपुट अपॉन
हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। यहाँ पे मैंने जब लिखा ना इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू दैट ऑफ इनपुट, मैं चाहता तो नहीं भी लिखता, मैं बोलता इट इज द रेशियो ऑफ वर्क अपॉन हीट, हीट एब्सॉर्ब्ड, राइट। तो क्यों लिखा? इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जाके सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर है, उसमें आपको एक पैरामीटर सीखना है जिसको आप बोलते हो गेन। क्या बोलते हैं? गेन। तीन टाइप के गेन होते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन, रेजिस्टेंस गेन। गेन का मतलब भी वही होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। सिर्फ आप अगर बोल रहे हो वहां पे वोल्टेज गेन, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। करंट गेन, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, राइट। तो ये याद रखना, गेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज सिमिलर टू इफिशियंसी इन मैकेनिक्स। तो कंपेरिजन करते चलोगे तो डेफिनेशन याद रखना ज्यादा इजी होंगे। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन वोल्टेज गेन? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दैट ऑफ इनपुट वोल्टेज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वर्क to that of input in the form of heat. तो work output upon heat input का ratio है। Work is also energy, heat is also energy. तो energy upon energy is dimensionless. इसका मतलब ये eta percent of efficiency. Efficiency is just a number. जितना ज्यादा efficiency होगा उतना ही आपके गाड़ी का माइलेज ज्यादा होगा, हीट इंजन का माइलेज उतना ही बढ़ेगा, राइट। माइलेज क्यों बोल रहे हैं? हमारे यहाँ पे उसको एवरेज बोलते हैं भाई। तो पूछते हैं ना गाड़ी का एवरेज कितना है। एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होता है, इसको बोलते हैं एवरेज। क्योंकि हाईवे पे ज्यादा होगा, हाईवे पे यू आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड मोर और लेस। विद इन सिटी हमारे यहाँ के रोड एक तो वर्ल्ड क्लास है, तो वर्ल्ड क्लास रोड्स पे एफिशिएंसी मतलब एवरेज हो जाता है कम। आई होप यू अंडरस्टैंड सरकाज़म, वर्ल्ड क्लास इज वेरी गुड। तो एनीवेज, अब इसका रियल वर्ड है माइलेज। यू नो हमारे यहाँ पे हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, बाहर होता है माइल्स में। तो एफिशिएंसी इज आल्सो रिलेटेड टू हाउ मच किलोमीटर्स यू कैन गो पर लीटर ऑफ फ्यूल। वही मतलब है उसका। क्योंकि मैंने अगर 1 लीटर पेट्रोल डाला तो पेट्रोल तो अल्टीमेटली बर्न होने वाला है ना, बर्न होगा, उसका वेपर बनेगा, वेपर के साथ एयर मिक्स होगा, वो होगा आपका वर्किंग सब्सटेंस, करेक्ट। और वो वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा। तो फिर पर लीटर पेट्रोल ने कितना हीट जनरेट किया, उसमें से कितना वर्क हुआ, दैट इज नथिंग बट एफिशिएंसी। तो कंपैरिजन के लिए बोल सकते हो कि इफिशियंसी जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा माइलेज। इफिशियंसी इक्वल टू 1 इज आइडियल इंजन, लेकिन आइडियल इंजन होता नहीं है। दैट इज वाई कोई भी इंजन जिसका इफिशियंसी 1 के आसपास में हो, राइट, मे बी 0.9, तो 0.9 मतलब 90% इफिशियंसी है। और इफिशियंसी का मतलब यह भी होता है कि वहां पे फ्रिक्शन कम हो गया। क्योंकि अगर फ्रिक्शन है, पिस्टन था ना, सिलेंडर के अंदर पिस्टन था, पिस्टन मूव होगा। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन होने का मतलब देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स। इसलिए तो बोलते हैं कि टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करो। नहीं करोगे तो पहले तो गाड़ी का माइलेज कम होते जाएगा, और अगर फिर भी नहीं किया तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो इंजन ब्लॉक हो गया, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर। गुड, तो यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो इक्वेशन नंबर 1 से वर्क क्या है? QH minus QC. So therefore from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, what you have is eta equal to QH minus QC upon QH. So therefore eta equal to QH upon QH is 1 QC by QH. तो ये मिल गया आपको इफिशियंसी का इक्वेशन। अब एक इक्वेशन जो मैंने जानबूझ के नोट में लिखा नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट कंटेंट।
जिसमें जिस बॉडी में ज्यादा हीट होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो मैं अगर TC बाई TH करता हूँ तो इट विल बी QC बाय QH। So therefore efficiency can also be written in terms of temperature of cold reservoir and temperature of hot reservoir। क्योंकि हर बार आपको नहीं बताएंगे ना 100 joule of energy is absorbed from the source, 80 joule of the energy is converted to work, तो बचा कितना 20। तो QC कितना 20, QH कितना 100, कितना एब्जॉर्ब हुआ था 100, रिजेक्ट कितना हुआ 20। हमेशा नहीं बताते, कभी कभी बोलते हैं find the efficiency of an engine whose source is at a temperature of let us say 500 Kelvin and the sink is at a temperature of let us say 300 Kelvin। तो सिंक मतलब TC कितना है 300 और TH कितना है 500। तो अगर आपको हीट कितना रिजेक्ट हुआ कितना एब्जॉर्ब हुआ नहीं पता, लेकिन आपको सिंक और सोर्स का टेम्परेचर पता है, तो वहां से भी आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो। तो यू कैन आल्सो फाइंड आउट एफिशिएंसी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर क्लियर। तो सो फार अभी तक हमने क्या किया, आज हमने स्टार्ट किया कौन से 3 स्टेप्स है, हीट एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड हीट रिजेक्शन। इसको हमने शो किया विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्लो डायग्राम। एनर्जी फ्लो डायग्राम में एक हमने हॉट रिजर्वायर दिखाया, एक हमने कोल्ड रिजर्वायर दिखाया। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर था TH, कोल्ड का था TC। सिस्टम में मतलब वर्किंग सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब किया QH। कहाँ से किया, हॉट रिजर्वायर से। इसका एक पार्ट हुआ वर्क में कन्वर्ट, बाकी कहाँ गया सिंक मतलब कोल्ड रिजर्वायर। जितना ज्यादा विड्थ होगा, मतलब विड्थ ऑफ heat pipeline is directly proportional to the heat absorbed. Here it is directly proportional to the work, and here it is directly proportional to heat rejected, magnitude of heat rejected. So from arrowheads you can say QH equal to QC plus W. So W equal to QH minus QC. तो आप आ गए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे। कहाँ था इक्वेशन नंबर 1? Here QH minus QC equal to W. Efficiency is defined as the ratio of work output upon heat input, output in the form of work upon input in the form of heat, W upon QH। W क्या है, QH minus QC। तो सब्स्टिट्यूट कर दो और इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, तो यू विल गेट efficiency as 1 minus QC by QH या फिर 1 minus TC by TH। यहाँ तक क्लियर, गुड। देन ये पूरा का पूरा हीट इंजन का साइकिल, मैंने एक यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं किया जो मैं अभी कर देता हूँ बिफोर वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो 3 स्टेप्स हमने लिखे थे, इन तीनों स्टेप्स का सिक्वेंशियल ऑपरेशन, सिक्वेंशियल क्यों, क्योंकि सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले हीट एब्जॉर्ब होगा, फिर वर्क होगा, फिर हीट रिजेक्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि पहले हीट रिजेक्ट हुआ? नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता। हीट रिजेक्ट करने के लिए हीट होना चाहिए, करेक्ट। तो वन कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ दिस स्टेप्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, हीट एब्जॉर्प्शन, वर्क डन, हीट रिजेक्शन, इज कॉल्ड एज वन साइकिल ऑफ हीट इंजन। क्या बोलते हैं इसको? वन साइकिल ऑफ हीट इंजन। तो बिफोर वी गो हेड टू नेक्स्ट टॉपिक, वो पहले मेंशन कर देता हूं मैं बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। वन sequential operation, right? One sequential operation, या फिर लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यू कैन से द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। कैसे बताओगे व्हाट इज वन हीट साइकिल? कैसे बोलोगे वन साइकिल, कैसे बोलोगे? द एग्जीक्यूशन ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन? हाँ, एग्जीक्यूशन मतलब तो डू समथिंग। प्लान तो कर लिया, उठेंगे सुबह 6 बजे, उठते हो क्या? तो प्लानिंग is deciding something, execution is doing something. So the execution of the 3 steps mentioned earlier, वो पहले बोल के रखे हैं हमने, mentioned earlier
in sequential order. The execution of the three steps mentioned earlier in sequential order is known as क्या बोलते हैं इसको, is known as one cycle, is known as one cycle of heat engine, one cycle of heat engine. तो definitely जब heat engine ऑपरेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल योर व्हीकल, ऐसा तो नहीं होगा ना एक साइकिल हुआ रुक गया डन, हीट एब्जॉर्ब हुआ वर्क हुआ फिर रिजेक्ट हुआ खत्म, जाना तो 10 किलोमीटर 10 मीटर के बाद जाके रुक गए। तो व्हेन अ हीट इंजन ऑपरेट्स क्या होता है, such cycles are repeated again and again. So during operation of a heat engine, during operation of a heat engine, such cycles are repeated again and again, are repeated again and again. यहाँ तक क्लियर पक्का? तो नाउ आई होप यू नो 3 स्टेप्स, अब पता ही होगा। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कहाँ से? फ्रॉम द सोर्स, hot reservoir. At what temperature of reservoir? pH. How much amount of heat was absorbed? QH. Number 2, part of heat is converted to mechanical work. कितना convert हुआ? W. Number 3, remaining heat is rejected to the same. Very good. कितना reject हुआ? QC. यहाँ तक clear? Sure, sure. Then you have said, अभी अभी हमने लिखा है यहाँ पे, execution of these 3 steps in sequential order is one cycle, and when an engine operates, such cycles are repeated again and again. तो हमको पहले एक हीट साइकिल, इसको वन हीट साइकिल बोलते हैं या इसको बोलते हैं हीट इंजन साइकिल। तो हमको एक साइकिल का पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है और हमको एग्जैक्टली समझना है कि उस पीवी डायग्राम में कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है। तो रिमेंबर दिस, द नेक्स्ट टॉपिक इज द हीट इंजन साइकिल एंड पीवी डायग्राम। द हीट इंजन साइकिल and its PV डायग्राम। तो लिखने का काम हम बाद में करेंगे, पहले पूरा साइकिल समझ लेंगे। तो जब आप बोलते हो प्रोसेस साइक्लिक है, तो कोई तो एक इनिशियल स्टेट होगा और सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म करके आने के बाद सिस्टम कहाँ आना चाहिए? उसी स्टेट पे वापस। तो इट शुड कम बैक टू द सेम स्टेट। तो अब हर किसका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यू विल नाउ अंडरस्टैंड, यू विल नाउ लर्न कि एक सिंगल डायग्राम से आप पूरे के पूरे हीट इंजन का स्टडी कैसे कर सकते हो। वन सिंगल डायग्राम यू कैन टेल एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम। और रिमेंबर, ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये जनरल हीट साइकिल है। ये जो मैं हीट इंजन की बात कर रहा हूँ ये जनरल हीट इंजन है। जनरल हीट इंजन मतलब जब मैं हीट इंजन बनाना चाहूंगा तो मे बी आई विल मेक सम चेंजेस। तो इंजन में थोड़ा सा भी डिजाइनिंग पार्ट ने चेंज किया तो यहाँ पे जो पीवी डायग्राम है वो भी चेंज होगा। तो दिस पीवी डायग्राम इज जनरल हीट इंजन का साइकिल। जनरल हीट इंजन में 3 स्टेप एज इट इज एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो डायग्राम है ये हर एक हीट इंजन का है क्या? नो, इट इज इन जनरल, यू कैन से इट इज थियोरेटिकल। तो दिस इज जनरल। इन जनरल एनी साइकिल ऑफ अ हीट इंजन विल लुक समथिंग लाइक दिस। अभी वो ड्रॉ करना बाकी है, लेकिन कार्नोट इंजन की बात करोगे तो 1-2 पार्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो यू विल फाइंड सम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कर्व। तो टू स्टार्ट विथ, कहीं से तो सिस्टम स्टार्ट हुआ होगा। लेट अस से A is initial state of the system,
करेक्ट, राइट। अब याद रखना, हम यहाँ पे सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम दिखाएंगे वहां पे कि टेम्परेचर क्या हुआ। सबसे पहले होता क्या है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज दिस, यू नो व्हाट इज दिस, यू मस्ट नो व्हाट इज दिस, आइसोकोरिक। तो सबसे पहले the cycle of a heat engine starts at initial state A. So the process starts at state A, and it मतलब कौन, working substance absorb heat at constant volume, मतलब there is no work done। तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ हुआ हीट का एब्जॉर्प्शन, हीट का एब्जॉर्प्शन बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ ओबे होता है, ये लुजैक्स लॉ। तो आप इस अच्छे से ध्यान दो। तो पहले ही पार्ट में देखो यहाँ पे क्या है, अच्छे से समझ लो। वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट, it converts a part of heat into work and rejects the remaining heat to the surrounding. This process can be shown with the help of PV diagram, right? और ये तीनों के लिए PV diagram में अलग अलग parts आएंगे। each part, each step, heat absorption, work done and heat rejection will be shown by 3 different parts of the same PV diagram. तो जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो वर्क इज डन, मतलब पिस्टन का मोशन नहीं हुआ। इन शॉर्ट मतलब सिलेंडर को उठा के आपने सोर्स के ऊपर रख दिया। तो ठीक है, लेट मी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो मैं अभी आपको एक्चुअली बताता हूँ कि 4 स्ट्रोक होते कौन से हैं। जो आप 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हो ना, उसमें 4 स्ट्रोक कौन से होते हैं पहले समझ लो, तो ज्यादा इजी होगा टू इमेजिन। सबसे पहले हमारे पास 2 चेंबर है, ओके। तो यू हैव अ सोर्स ऑफ हीट, so this is a source of heat, and you know a source of heat is always at higher temperature. Then you have a sink of heat, there is a sink of heat over here. Then you have, what you have is a cylinder. क्या है, cylinder. Cylinder is always fitted with movable massless frictionless piston. तो ये piston आ गया। Then you must know कि हम इसमें एक वर्किंग सब्सटेंस डालते हैं। इट कैन बी गैस, इट कैन बी स्टीम, इट कैन बी फ्यूल वेपर अलोंग विथ एयर। देन हमारे पास एक और ब्लॉक होता है विच इज नॉन कंडक्टिंग ब्लॉक। क्या है, नॉन कंडक्टिंग ब्लॉक। मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, आई विल जस्ट टेल यू। सबसे पहले ये यहाँ पे आया और देखो अच्छे से देख लो, साइड के वॉल्स, बेस, पिस्टन, ये सारा का सारा नॉन कंडक्टिंग है। सिर्फ कंडक्टिंग क्या है, तो बेस। किसका बेस, सिलेंडर का। और किसका, टॉप, सोर्स का। ये कौन था, ये कौन था, सोर्स। इसका टेम्परेचर कितना है, TH। ये कौन है, सिंक। इसका टेम्परेचर कितना है, TC। तो सबसे पहले क्या हुआ, एंड डू यू रिमेम्बर, working substance interacts with reservoirs. Interacts मतलब it absorbs heat from one reservoir which is hot reservoir, it rejects heat to another which is cold reservoir. So now ये working substance comes in contact with source without motion of piston. Piston move नहीं होगा, piston move नहीं होगा तो volume change होगा क्या, so this will be isochoric process.
heat will flow from higher temperature to lower temperature. सोर्स ये हायर टेम्परेचर पे, इसने पहले ही बोल दिया इट इज ऑलवेज एट कांस्टेंट हायर टेम्परेचर, ये है एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर। वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर से कम है तो हीट कहां से कहां गया, हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वी कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर को बढ़ना ही पड़ेगा। प्रेशर बढ़ा क्या यहाँ पे, यस। तो पहले इनिशियल प्रेशर था पीआई, ये था इनिशियल प्रेशर, ये है फाइनल प्रेशर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग, ये है इनिशियल प्रेशर, ये है फाइनल प्रेशर। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस सिंस वॉल्यूम वाज कांस्टेंट, दिस इज आइसोकोरिक, नो वर्क इज डन। But if temperature increases, internal energy also increases. तो A से B इतने पार्ट ने हमको बता दिया कि सिस्टम के अंदर हुआ क्या, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ तक क्लियर। अल्टीमेटली हमको क्या करवाना है, वर्क करवाना है, वर्क आउटपुट चाहिए। वर्क आउटपुट कब होगा, जब पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगा, पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगा, पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगा। रिमेंबर दिस, पिस्टन कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। तो पिस्टन विल शिफ्ट अप, ऊपर शिफ्ट होना मतलब एक्सपांशन होना, एक्सपांशन होना मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, राइट। और अगर ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है तो आइसोथर्मल, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। ये आ गया सी पे। तो बी टू सी पार्ट is telling you that work is done by the gas, गैस मतलब कौन, वर्किंग सब्सटेंस मतलब कौन, सिस्टम। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट हायर टेम्परेचर। ये हायर टेम्परेचर की लाइन है क्योंकि ए लोअर टेम्परेचर था, फिर सिस्टम ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। किससे किया, सोर्स से किया। हीट एब्जॉर्ब हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक। तो ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कांस्टेंट हायर टेम्परेचर का लाइन। क्लियर, पक्का। आप बोलोगे टीएच कैसे आ गया, अरे वो दो कांटेक्ट में आए। हीट एक्सचेंज कब तक होगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो, मतलब वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इक्वल टू टीएच। तो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर टीएच हो गया था। फिर क्या हुआ, एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब पिस्टन का मोशन अप, पिस्टन ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। चेक कर लो प्रेशर कम हुआ कि नहीं, हो गया, पक्का पक्का। लुक, प्रेशर हैज डिक्रीज्ड, तो बी स्टेट पे प्रेशर ज्यादा था और सी स्टेट पे प्रेशर कम है। यहां तक क्लियर हुआ क्या, पक्का, श्योर, करेक्ट। तो ये दूसरा स्टेप था, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप हीट एब्जॉर्प्शन का, दूसरा स्टेप था वर्क डन, राइट। पार्ट ऑफ द हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क। तीसरा स्टेप है हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन, आप कैसे रिजेक्ट करोगे, देखो ऐसा है, इसको उठाओगे, यहाँ पे रख दोगे, पिस्टन को मूव करना नहीं, क्योंकि हीट सोर्स से एब्जॉर्ब करके सिस्टम मतलब वर्किंग सब्सटेंस हायर टेम्परेचर पे गया, वो जितना भी हीट उसने एब्जॉर्ब किया उसमें से जितना वो डिस्प्लेसमेंट कर पाया उतना डिस्प्लेसमेंट उसने किया, मतलब जितना भी वर्क डन पॉसिबल था उतना वर्क डन हुआ, मतलब दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ये इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन अभी भी सम अमाउंट ऑफ हीट इज नॉट कन्वर्टेड टू वर्क, और वो हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसको
कुछ नहीं करेंगे, उठा के सिंक के ऊपर रख देंगे, पिस्टन को मूव करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग सब्सटेंस हायर टेम्परेचर पे है। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। So in this case, again this process will be isochoric because there is no work done. तो isochoric process होगा। तो isochoric process है ये। तो C से D तक प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि हीट ये रिजेक्ट हो रहा है। हीट रिजेक्टेड मतलब टेम्परेचर विल फॉल डाउन, मतलब इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर कम होना मतलब प्रेशर कम होना, अकॉर्डिंग टू विच लॉ? गेलुजैक्स लॉ। तो ये पार्ट क्या है? ये है हीट रिजेक्शन। ये पार्ट क्या है? हीट रिजेक्शन। राइट, क्लियर? A to B, heat absorption at constant volume, no work is done. Correct? Constant volume process, right? Temperature is increasing. The gas, मतलब working substance is going to higher temperature. Volume constant था, तो pressure is proportional to temperature. Temperature increase हुआ, pressure भी increase हुआ। B स्टेप पे आने के बाद वर्क इज डन बाय द गैस, मतलब पिस्टन विल मूव अप। पिस्टन मूव्स अप मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जितना भी हीट वर्क में कन्वर्ट होना था हो गया। अब जो हीट कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा? सिंक में। तो सिंक के ऊपर उठा के रख दिया। हीट फ्लोज फ्रॉम वर्किंग सब्सटेंस टू सिंक बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन का मोशन नहीं है। राइट, तो आप आ गए डी पे। अब डी तक आते आते कम से कम टेम्परेचर तो आपको सेम मिल ही गया। क्यों? क्योंकि जैसे ये पूरा लाइन TH टेम्परेचर का है, वैसे ही ये पूरा लाइन TC टेम्परेचर का है। क्यों? क्योंकि वापस बात वही है, जब आपने वर्किंग सब्सटेंस को सिंक के कांटेक्ट में लाया, तो जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, मतलब जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता, तब तक हीट एक्सचेंज चलता रहेगा। फिर हीट एक्सचेंज कब रुकेगा? जब फाइनली ये टेम्परेचर हो गया TC। मतलब कम से कम गैस का एक वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? तीन में से कौन सा वेरिएबल? टेम्परेचर वेरिएबल। कम से कम टेम्परेचर वेरिएबल ये आ गया इनिशियल स्टेट पे। साइक्लिक प्रोसेस में तीनों वेरिएबल्स आने चाहिए इनिशियल स्टेट पे। टेम्परेचर आ गया, कहाँ से स्टार्ट किया था? TC से। कहाँ आ गया? TC पे। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम वापस से अभी तक इनिशियल स्टेट पे पहुंचे नहीं। पहुंच गया? नहीं, क्योंकि पिस्टन तो ऊपर शिफ्ट होके रह गया ना, वापस नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू गो बैक टू ओरिजिनल वॉल्यूम। बट इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वर्क इज डन ऑन द गैस। तो ये आ जाएगा वर्क डन ऑन द गैस। तो समझ में आया यहाँ तक पूरा? यस, डिटेल हम लिखेंगे। पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड। अभी तक पूरा नहीं हुआ वो, इट इज स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स आर पेंडिंग हियर। नहीं, साइकिल पूरा हो गया, लेकिन एक डायग्राम से फिजिक्स कैसे समझेंगे वो बाकी है। ये तो सिर्फ प्रोसेस हुआ। अगर मैंने पूछा बताओ वर्क डन कितना, अभी देखो अभी टोटल वर्क डन कितना हो तो कैसे निकालते हैं? लेट अस लुक हाउ टू फाइंड आउट टोटल वर्क डन। तो ये जो पीवी डायग्राम है, वेट, ये जो पीवी डायग्राम है, दिस पीवी डायग्राम गिव्स यू 4 इंपॉर्टेंट
information, 4 important points. Number 1, it gives you complete information of how P, V and T are changing. Number 2, it gives you complete information of what is the change in internal energy. क्योंकि देखो है तो पीवी डायग्राम, लेकिन पीवी इक्वल टू एनआरटी, आपको यहाँ से पी और वी मिल जाएगा, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो टी मिल जाएगा। टी मिल गया तो आपको पता है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर से आपको मिल जाएगा डेल्टा यू, याद है क्या, एन सी बी डेल्टा टी। अगर आपको पता है गैस कौन से टाइप का है तो आपको सी भी पता है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कितना है, आपको एन पता है, डेल्टा टी आपको मिल गया ग्राफ से, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा यू। तो दूसरा इंफॉर्मेशन मिल गया। तीसरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा व्हाट इज द टोटल वर्क डन, उसमें से वर्क डन बाय द गैस कितना है, वर्क डन ऑन द गैस कितना है। तो ओवरऑल जो 4 पार्ट आप देख रहे हो, अगर आपको इफ यू वांट टू कैलकुलेट वर्क डन, if you want to calculate work done, मैं बार बार बोल रहा हूँ if you want to calculate work done, तो इसमें से if you want to calculate work done, तो इसके 2 पार्ट हमारे किसी काम के नहीं है, ए बी एंड सी डी, क्योंकि ये 2 पार्ट्स ऐसे थे जहां वर्क हुआ ही नहीं। हुआ क्या वर्क? तो बी सी एंड डी ए पार्ट ऑफ द साइकिल will basically give you information about work done। और आपको पता है work done from PV diagram is always area under the curve, area under the curve। तो जब एक्सपांशन हो रहा था, मतलब वर्क डन बाय द गैस था, तो उस केस में वर्क डन इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व बी सी। तो ये इतना रीजन है, ये वर्क हुआ। ये वर्क कब हुआ? एक्सपांशन, मतलब बी से पी, राइट, मतलब जब पिस्टन वाज मूविंग अप, करेक्ट, तो वर्क इज डन बाय द सब्सटेंस, बाय द सिस्टम, बाय द गैस। ये आ गया वर्क डन बाय द गैस। वेल बाय द वे, मैंने आपको हर बार बताया कि कोई भी चीज यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं है। वर्क डन बाय द गैस कन्वेंशनली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, रिमेंबर दिस, राइट, पॉजिटिव वर्क इज डन। अब डी टू ए पार्ट में कंप्रेशन है, वर्क इज डन ऑन द गैस, और वो वर्क डन ऑन द गैस कितना है, यहां से यहां तक कितना है, वो दिस मच। और आपको पता होना चाहिए जब कंप्रेशन हो, वर्क डन ऑन द गैस हो, तो वो कितना होता है, कन्वेंशनली क्या होता है, नेगेटिव। मतलब वर्क डन बाय द गैस में से वर्क डन ऑन द गैस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव था, वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव था। तो माइनस करने के बाद आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा वर्क डन इज गिवन बाय एरिया एनक्लोज्ड विद इन द लूप। यहाँ पे लूप बना कि नहीं? व्हाट इज लूप? क्लोज्ड पाथ। व्हाट इज लूप? क्लोज्ड पाथ। वर्क, देखो एक चीज ऐसी है कि टू रिमेम्बर, लूप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लोज कंडक्टिंग पाथ, लेकिन वहां पे क्लोज कंडक्टिंग पाथ ऑफ करंट वाज लूप। यहाँ पे भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ है कि नहीं? लेकिन क्लोज कंडक्टिंग पाथ ऑफ हीट ये भी लूप है। तो अगर आपको ये देखना है व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल, कितना साइकिल? एक, क्योंकि हमने एक ही साइकिल की बात की ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल, इट इज द एरिया एनक्लोज्ड विद इन द लूप। अब सपोज हमारे पास एक हीट इंजन है, when it is operating it is undergoing 100 cycles, so what is total work done? 100 into area of this loop, 200 cycle, तो 200 into area of this loop। so what you can take out from graph is work done during one cycle, correct। अब ये तो वर्क डन का इंफॉर्मेशन हुआ। अगर मुझे फाइंड करना है what is the change in internal energy, मैंने अभी बताया इंटरनल एनर्जी मतलब एन सी वी डेल्टा टी।
मतलब अगर आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज फाइंड करना है तो आपको टेम्परेचर का चेंज फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो टेम्परेचर कब चेंज हो रहा है, ए से बी, सी से डी। तो उस केस में हमारे पास ये जो बी टू सी और डी टू ए है, ये प्रोसेस हमारे काम का नहीं, राइट। तो हमारे हमारे लिए वो काम का नहीं है, हमारे लिए ए टू बी, सी टू डी। देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज टेम्परेचर टीएच, व्हाट इज टेम्परेचर टीसी। पीवी इक्वल टू एनआरटी से आपको टी मिल जाएगा, पीवी बाय एनआर। और once you find out what is change in temperature, you can calculate what is change in internal energy. Thus PV diagram of a heat engine is used to study heat engine in details. एक डायग्राम से अभी तक जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, जस्ट फ्रॉम वन डायग्राम यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत कुछ समझ में आ गया। बताओ ए बी से क्या समझा? हीट एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वर्क तो हुआ नहीं, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर अपने आप बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ा, इसके लिए प्रेशर बढ़ गया, हीट एब्जॉर्प्शन। फिर बी टू सी, बी टू सी पिस्टन इज मूविंग अप बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और नॉर्मली दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, राइट। तो वर्क इज डन बाय द गैस, क्योंकि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन बाय द गैस होता है। देन सी टू डी, जो हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ उसको सिंक में भेजना पड़ेगा, रिजेक्शन होगा उसका। तो रिजेक्शन जब होगा, अगेन इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब प्रेशर इज डिक्रीजिंग, मतलब टेम्परेचर शुड आल्सो डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज कब होता है? व्हेन द हीट इज गिवन आउट, मतलब ये जो पार्ट था इट इज हीट रिजेक्शन। तो तीनों स्टेप्स हो गए, राइट, करेक्ट। मैंने बताया था 4 स्ट्रोक इंजन होता है, ये 3 स्ट्रोक हो गए। चौथा स्ट्रोक हमको जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर तो वापस से इनिशियल वैल्यू पे आ गया, प्रेशर और वॉल्यूम कहाँ पे आया? पिस्टन ऊपर रह गया ना, पिस्टन को नीचे भी लाना पड़ेगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम करना पड़ेगा। कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। दिस इज वन साइकिल ऑफ अ हीट इंजन। इसमें 2 पार्ट्स है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट रिजेक्शन। 2 पार्ट्स है जो वर्क डन रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। गैस मतलब सिस्टम, मतलब वर्किंग सब्सटेंस। वर्क डन बाय द सिस्टम, area under the curve BC, work done on the system, area under the curve DA. तो work done by is positive, work done on is negative. तो total work done by the gas में से total work done on the gas माइनस करोगे तो मिलेगा area within this loop, and that is the work done by heat engine in one complete cycle. अगर इंजन 1000 साइकिल्स चला रहा है तो 1000 टाइम्स। Now that clear? So tomorrow we will repeat this again and then we will start with next topic.